ऐसे तो प्रोट की बहुत सारी बातें हैं जिसका प्रोटिस्ट फोरम बहुत दिनों से चर्चा करते आ रहा है, जैसे कि इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, डिसेंट्रलाइज इकोनॉमी और बहुत तरह तरह की बातें, तो जिसको हमने सेमिनार में करके और पूरे भारतवर्ष में लोगों को बताने की चेष्टा करते रहे हैं। पर अभी इस बार हमने बहुत ही महत्वपूर्ण विषय लिया है समाज आंदोलन, और समाज आंदोलन को हमने अभी तक जो लिया वो इस तरह से लिया कि जैसे समाज आंदोलन हमने बोल दिया और कभी हम जैसे हाथी का कभी पैर पकड़ रहे हैं, कभी सूंड पकड़ रहे हैं और कभी कुछ पकड़ रहे हैं और हम सोच रहे हैं कि समाज आंदोलन क्या है। तो ऐसे ही हम चले एक्चुअली कि टटोले हम कि समाज आंदोलन क्या है। लेकिन अब मैं आपको एक जो समाज आंदोलन है उसका एक सिलसिलेवार ढंग से किस तरह से आप हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, तो इसके लिए श्री गणेश भट्ट जी हैं जो कि हमें बताएंगे कि हम लोग समाज आंदोलन समझें। बहुत ही व्यापक विषय है, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आज की जो कैपिटलिस्टिक व्यवस्था है वो इतनी मजबूत हो चुकी है कि आपको जो साधारण रूप से आप सोचेंगे कि कोई धरना प्रदर्शन करके कुछ बात करके आप इसको पलट दे, ये संभव नहीं। यह जो है बिल्कुल पूरी मीडिया को खरीदी हुई है, पूरी राजनेता को खरीदी हुई है, इन्होंने पूरे जो नेचुरल रिसोर्स है उसको खरीद लिया है, पूरा प्रोडक्शन सिस्टम इनके हाथ में है, सारा एम्प्लॉयमेंट इनके हाथ में है। तो बहुत बड़ा कॉकस है, और इसके बाद जो समस्या है हमारे सामने वो है अनएम्प्लॉयमेंट की, पॉवर्टी की, इनइक्वालिटी की, उसका समाधान किसी के पास नहीं। और सबसे जो बड़ी बात यह है कि इसके समाधान के रूप में जो भी थिंक टैंक है, जो भी इकोनॉमिस्ट है, जो भी राजनीतिज्ञ है, जो भी देश के सरकारें हैं, वह समाधान के रूप में भी इन्हीं शोषक पूंजीपतियों के द्वारा चलाया गया जो तंत्र है, जो आर्थिक व्यवस्था, उसी को ये लोग प्रतिपादित कर रहे हैं, बोले यही दिस इज द सोल्यूशन, दिस इज द सोल्यूशन। तो मतलब जो फेल हो चुका है, जो एक्सप्लॉइटेशन कर रहा है, जो सारे व्यवस्था को अपने अंदर ले लिया है, उसी को ये जो है फिर से बोल रहे हैं कि ये प्रोपोजिशन है, यही लोग तो आपको जो है ये करेंगे। उसी देश में देखिए जिस तरह से हो रहा है आज के डेट में कि जो कैपिटलिस्ट है उनके हाथ में अभी जो लॉकडाउन हुआ, अभी इकोनॉमिक ग्रोथ ऑलरेडी कितना नीचे चला गया हमारा जो है इकोनॉमिक ग्रोथ, अनएम्प्लॉयमेंट का सिचुएशन क्या हो गया। लेकिन फिर से अभी क्या अब आ रहा है कि और ज्यादा से ज्यादा जो पब्लिक सेक्टर के भी जो इंटरप्राइजेस थे वो भी इनके हाथ में दिया जा रहा है, और भी ऐसे लॉज बनाए जा रहे हैं जिससे इनका हाथ और मजबूत हो। मतलब ये लोग कन्विंस्ड हैं कि अभी का जो इनफैक्ट जो फेल्ड कैपिटलिस्टिक सिस्टम है वही इस सोल्यूशन। ये बहुत ही दुर्दांत अवस्था है। और अभी लॉकडाउन देखिए, आज क्या है, कोरोना एक समस्या है, ठीक है, लेकिन आज हम महसूस कर रहे हैं 4-5 महीने के बाद कि कहीं एक कॉन्स्पिरेसी तो नहीं है, क्योंकि इस कोरोना काल को लेकर के सरकार जो है बहुत सारी लिबरलाइजेशन की पॉलिसी ला रही है। रेल को बेचा जा रहा है और कितने सारे जो प्राइवेट पब्लिक सेक्टर के इंटरप्राइजेस है उसको बेच दिया गया है, और आज पॉलिटिकल कोई मूवमेंट नहीं हो सकता है, कोई कुछ बोल नहीं सकता है। लेबर लॉज में बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं जिसको बहुत सारे स्टेट ने मान लिया है। उसके बाद रिलायंस का जो जियो का जो रिटेलिंग का जो काम है उसके ऊपर भी अभी तो सिलसिलेवार ढंग से गणेश भट्ट जी चलेंगे, लेकिन मुझे जरूर है कि वो एग्जाम्पल के रूप में उन्होंने अभी मुझे बताया था, तो मैं भी बहुत भौचक्का रह गया कि इतना बड़ा षड्यंत्र, और जनता कुछ नहीं कर सकती है, पॉलिटिशियन कुछ नहीं कर सकती है। और तो क्या वे आउट है? तो वे आउट के रूप में समाज आंदोलन जो है एक बहुत बड़ा, एक सबको अगर ये समझ जाएंगे, समाज कुछ जो प्रोटेस्ट है वो पहले समझे, फिर समाज के जो इंटेलेक्चुअल्स लोग हैं ये समाज आंदोलन के विचार को समझे, और इस विचार को समाज में आगे ला करके एक समाज आंदोलन जो सोशो इकोनॉमिक यूनिट है। और समाज आंदोलन में भी ये जो जैसे आंदोलन होता रहा कि भगत सिंह जो है वह असेंबली में बम फेंक दिए, कि चे ग्वारा का मूवमेंट हुआ, कि और कोई मूवमेंट हुआ, ये मैंने अभी 2-4 लाइन लिखा था पहले कि ये जो समाज का विचार है, ये प्राउड का जो समाज का विचार है ये भी अलग है, नवीन है, और आंदोलन का विचार वो भी नवीन है, और समाज आंदोलन का विचार भी नवीन है। तो इस नवीन जो विचारधारा है, इस विचारधारा को अभी हमारे जो है गणेश भट्ट दादा समझाएंगे हमें। आप सभी से अनुरोध है कि ध्यान से सुने। गणेश भट्ट दादा प्लीज। अभी हमने सुना अजय कुमार
से शोषण किस तरह से होता है, किस किस तरह के शोषण। तो कभी जो लोग प्राउड से जुड़े हुए हैं या कभी प्राउड से मिले हैं, तो ये लोग बार बार सुनते हैं कि अपना समाज आंदोलन चल रहा है। जैसे अभी निरंजन जी ने पहले बताया कि वो बिहार में 4 समाज है। ये समाज समाज क्या बोल रहे हैं ये समाज होता क्या है? आप किसी से पूछे तो समाज के बारे में डेफिनेशन देंगे, समानम में जति इति समान समाज है, यानी समाज जो सब मिलके चलते हैं। अरे भाई, मानव मानव एक है, मानव समाज एक है, तो फिर क्या समाज समाज लगाए आपने? तो ये समाज जो है, हम जो बात करने जा रहे हैं ये समाज के ऊपर, ये एक लोगों को एक तरह से इकट्ठा करता है। एकत्र होके लोग साथ में चलेंगे। कैसे चलेंगे कि वो अपने गम्य स्थान या अपने एम, विजय कुमार जी ने बताया कि अपना एम क्या है लाइफ, वो उसमें उस धारा में वो थिंकिंग के साथ हम चलने वाले हैं। समाज मूवमेंट के ये सब बाद में बात करेंगे हम कि इसमें कैसे शोषण को पूरा शोषण मुक्त समाज जो अपना सपना है, क्या हर कोई सोचता है, वो कैसे हो पाएगा। तो आज हम थोड़ी सी इसके बारे में सोचेंगे कि वो समाज या जिसको प्राउड में कहा जाता है सेल्फ सफिशिएंट सोशियो इकोनॉमिक जोन्स या यूनिट्स, ये बनाने की रीजंस क्या है, इनके रैशनल क्या है इसके पीछे, और ये बनाने की जस्टिफिकेशन क्या है। तो देखिए कि वो हर कोई चाहता है कि वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, क्या सबसे बड़ा जो पॉलिटिकल लीडर है या छोटा पॉलिटिकल लीडर, अगर वो जाने या न जाने, तो खुद करप्ट भी हो, फिर भी वो लोग सोचते हैं कि अरे कुछ तो डेवलपमेंट होना चाहिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट छूट भी दे। प्रॉब्लम यहाँ है कि ये लोग ये नहीं जानते कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे होता है। सबसे पहले अगले वाला लीजिए स्लाइड, अगले वाला। तो इसमें सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे किया जाए, इसके बारे में हर एक पॉलिटिकल पार्टी हो, ये लोग अपने आप अपना अपना विचार सामने रखते हैं, मगर जितने भी ये लोग अपने विचार सामने रखें, इनका तो ये नहीं हो पा रहा है कि डेवलपमेंट नहीं दिख पा रहा है। जैसा विजय कुमार जी ने अभी बताया, इकोनॉमिक्स में और फिजिकल स्तर पे, भौतिक स्तर पे कितना शोषण हो रहा है, इतना तक कि साइकोलॉजिकली भी हमें ऐसा बताया गया, अरे हमारा देश के एक आदमी सबसे बड़ा अमीर बन गया, दुनिया का बहुत खुश है हम लोग। हम ये उसकी दूसरी तरफ नहीं देखते कि ये जैसे ये बना, इतना अमीर बन गया, तो कैसे बना है, कितने लोगों को इसने गरीब बना दिया हो, ये सोचते ही नहीं हम लोग। अभी अभी लॉकडाउन के बारे में निरंजन जी ने कुछ बताया। ये लॉकडाउन में देखिए क्या हुआ, ये अमीर लोग कहां से कहां तक पहुंच गए, मगर देश की हालत कैसे है, आम आदमी कैसा जी रहा है अभी, ना उसके लिए प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट है। जितने भी छोटे मोटे रिटेल ट्रेडर थे या जो भी छोटे मोटे अपना सेल्फ एम्प्लॉयड थे, उनकी हालत क्या हो गया अभी। लोगों तो इतना डराया गया है कि वो वहां अपने गांव से या अपने घर से मार्केट तक आते भी नहीं है, इतने डरा गया है लोगों को। ये सब एक षड्यंत्र है। अच्छा, ये जब इतना हो रहा है तो ये सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए हमने देखा है कि दुनिया के हर जगह में क्या बनाते हैं, स्टेट्स को बनाते हैं, अपने स्टेट्स
कैसे रहे ये स्टेट? ये स्टेट का आधार रहा या तो पॉलिटिकल, साथ में जुड़ा हुआ लैंग्वेज इश्यू, ये सब लैंग्वेज, एक लैंग्वेज को लेके ऐसा। एक एग्जांपल दूंगा तो आंध्र प्रदेश देखिए, वहां एक ही लैंग्वेज चलती है, तेलुगु। तो एक महाशय ने 55, 54 सब इतना वो लोगों को लेके मूवमेंट चलाए, वो खुद निरसन में बैठ के ये सब होने के बाद उनको दिया गया एक तेलुगु स्टेट। तेलुगु भाषिक जहां भी है, वो विशाखापट्टनम से लेकर पूरा अनंतपुर यानी कर्नाटक के बॉर्डर तक, ओडिशा बॉर्डर से कर्नाटक के बॉर्डर, सब तेलुगु भाषिक लोग जो तेलुगु बात करते हैं। पहले पहले तो बहुत अच्छा था, एक स्टेट इतना अच्छा चल रहा था, मगर अभी 40-50 साल में लोगों को मालूम होना शुरू हो गया। अभी नहीं, इतने ये भी नहीं, 70s में, यानी जब इंडिपेंडेंस आया 47 में, तो एक 20-25 साल के अंदर लोग समझने शुरू कर दिए कि अपने यहाँ इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। तब शुरू हुआ तेलंगाना एजिटेशन। ये तो 70s से है, 69-70s में शुरू हुआ है। 71 में तो बहुत पीक पे चला गया था। फिर किसी पॉलिटिकल मैनओवर करके नया लोगों को कुछ गुमराह करके नए तरीके से ये थोड़ा नीचे चला गया था। फिर 80s में एक बार शुरू हुआ, फिर गया। अभी 2000 के बाद इतना जोरदार शुरू हुआ ये मूवमेंट कि एक भाषिक लोग, उनको डिवाइड करके अलग स्टेट बनाना पड़ा, तेलंगाना। झगड़ा किसके बीच में थी? सिर्फ वही लोगों के बीच में जो तेलुगु बात करते थे। तेलंगाना के लोग, उनका फीलिंग था, वो अनुभव करते थे कि वो दूसरे जगह, जो आंध्रा जो बोलते हैं, विशाखापट्टनम, राजमंड्री वगैरह, ऐसा जो कोस्टल बेल्ट है आंध्र प्रदेश का, वो कोस्टल बेल्ट वाले, वो थोड़ा उनका आमदनी भी ज्यादा है, इनकम भी वहां ज्यादा होने के कारण ये लोग फील कर रहे थे कि हमें तेलंगाना वाले को आंध्र वाले एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, अपना संपत्ति पूरा वो लेके चले जा रहे हैं, उनका फीलिंग हुआ है। अब मैं आता हूं कर्नाटक के। अभी 4-5 साल से कर्नाटक में शुरू हुआ है। ये भी वही टाइम पे बना था, 1956 में एक कन्नड़ भाषिक लोगों को मिला के एक स्टेट बन गया। लोग तो बहुत खुश थे, मगर इतने साल हो गए, अभी भी कर्नाटका में हम 2 भाग देख पाते हैं। एक है साउथ कर्नाटका, वो थोड़ा इकोनॉमिकली डेवलप्ड है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग थोड़ा हाई है। और नॉर्थ कर्नाटका, जो बीदर, गुलबर्गा, बीजापुर, ऐसा जो ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द स्टेट, वहां इतनी गरीबी है। क्यों ऐसा हो रहा है? तो इसके कारण शुरू हुआ, लोग अब मांगना शुरू कर दिए, नॉर्थ कर्नाटका को अलग करो, हमें नॉर्थ कर्नाटका का अलग ही राज्य बना दो। ये पॉलिटिशियन शुरू किया। आम जनता की मन में भी ये घुस गया है कि हमें ठीक से नहीं देखा जा रहा है, वी आर नॉट बीइंग ट्रीटेड प्रॉपरली, उनका मन में ये आ गया। तो इसको कहने का ये मतलब है, आप सारी दुनिया में कहीं भी देखिए, ये जो जितने भी स्टेट्स हैं, एक ही स्टेट पूरा हो सकता है एक देश के एक स्टेट आगे बढ़ गया हो, वहां कुछ डेवलपमेंट दिखता है, और दूसरे स्टेट गरीबी में इतनी ज्यादा रहते हैं कि वो लोगों को काम रोजगार भी नहीं रहता है, और उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत कम रहता है। इस बावजूद अगर हम वहां जाके देखें कि एक स्टेट के अंदर, उसके अंदर भी कुछ जगह ऐसे हैं जहां इंडस्ट्रीज ज्यादा रहते हैं, जहां इनका रोजगारी ज्यादा मिलती है, लोगों का
खरीदी शक्ति जो बोलते हैं, परचेसिंग कैपेसिटी, वो ज्यादा रहता है। और दूसरे जगह वही स्टेट में इतने बैकवर्ड रहते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं रहता है, उसके अलावा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी नहीं रहते हैं। तो इसके लिए ये तो समस्या है ही। ये समस्या का हल कैसे होगा है? तो इसके लिए क्या है, प्रणीता श्री प्रभात रंजन सरकार ने जो नया आइडिया दिया है, आइडिया ऑफ सोशियो इकोनॉमिक जोन्स। तो एक बात यहां याद रखना है, आजकल गवर्नमेंट भी बोल रही है एसईजेड, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, उसके बारे में। और अपना जो कंसेप्ट है सोशियो इकोनॉमिक जोन या यूनिट, या जिसको हम कहते हैं समाज, इसी को तो हम समाज बोलते हैं, इसको लेके आगे वाला स्लाइड दिखाइए। तो इसको लेके हम विस्तृत में बाद में चर्चा करेंगे। और उसके पहले क्या है, ये सोशियो इकोनॉमिक जोन को कैसे करें हम? होल any attempt to develop an area economically must start from grassroots level. ये ऊपर से नीचे थोपा नहीं जा सकता डेवलपमेंट, ये नीचे से जाना है। नीचे जितना छोटा होगा। इसके लिए कभी कभी कहा जाता है कि वो विलेज लेवल डेवलपमेंट हो जाए, लेट ईच विलेज बी इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट, ऐसा कुछ लोग सोचते हैं। मगर अपना इकोनॉमिक नीड्स, फिजिकल नीड्स इतने अभी बढ़ गए हैं, एक विलेज के अंदर इकोनॉमिक सेल्फ सफिशिएंसी लाना मुश्किल है। इसके लिए कम से कम एक ब्लॉक लेवल लेना पड़ेगा। तो ब्लॉक लेवल से शुरू करना है और जितना बड़ा बनाना है इसको, एक डिस्ट्रिक्ट, 2 डिस्ट्रिक्ट, 4 डिस्ट्रिक्ट नहीं, इसमें नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट का कोई मतलब ही नहीं है। एक ऐसा एरिया को चुने हम जहां वहीं के रिसोर्सेस, संसाधन को यूज करके एक ऐसी यूनिट बन जाए जिसमें बिल्कुल इकोनॉमिक सेल्फ सफिशिएंसी हो। यहां इकोनॉमिक सेल्फ सफिशिएंसी का क्या मतलब होता है? वहां के लोगों के लिए, पूरे वो एरिया के पूरे लोगों के लिए रोजगार दे। सिर्फ रोजगार नहीं, वो रोजगार मिलने के बाद उनका खरीदी शक्ति इतना रहे ताकि वो अपने जीवन के मिनिमम एसेंशियलिटी, कनिष्ठ, जिसके बिना आदमी नहीं जी सकता, जैसा फूड, क्लॉथ, शेल्टर, मेडिसिन और शिक्षण या एजुकेशन, इतना वो अपना देखभाल खुद का नहीं, सिर्फ खुद का नहीं, खुद का और खुद के ऊपर जितने लोग डिपेंडेंट हैं उनके, यानी अपने फैमिली का देखभाल अच्छी तरीके से कर सके। तो ये सेल्फ सफिशिएंसी एक एरिया में होना चाहिए। ये एरिया कितना बड़े रहेगी वो डिपेंड होता है वहां की रिसोर्सेस के ऊपर। तो कभी एक क्वेश्चन आता है कि एक एक रीजन ऐसा हम बनाते गए अलग अलग से, क्या ये लोग अपने बीच में लड़ेंगे नहीं? क्या है ये अपने एक दूसरे से द्वेष नहीं करेंगे? क्या है नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे बाद में बताऊंगा मैं। उसके पहले क्या है, ये जो अपना जोन हमने आइडेंटिफाई कर लिया, वो क्या क्या उसमें रहेंगे, इंपॉर्टेंट चीजें क्या रहेंगे उसमें, वो तो हम अगले हफ्ते उसके बारे में सोचेंगे कि कौन सा आधार पर ये सोशियो इकोनॉमिक यूनिट को हम आइडेंटिफाई करेंगे। उसके पहले ये क्या है, इसका जस्टिफिकेशन क्यों करना है ऐसा, क्योंकि ये स्टेट से नहीं हो पा रहा है। एक स्टेट में जो है इट इज नॉट ए सोशियो इकोनॉमिक यूनिट। यहाँ हर तरह के एक एक स्टेट में तो इतना डिफरेंसेस
है उसमें एक नॉर्थ से लेकर साउथ, बोलिए एक बिहार। बिहार में इतना बड़ा स्टेट तो है ही, मगर वहां नॉर्थ से लेकर साउथ, बिहार का वेस्ट से लेकर ईस्ट तक इतने डिफरेंसेस ऑफ वहां के नैसर्गिक संसाधन या नेचुरल रिसोर्सेस में डिफरेंसेस है, लोगों की भाषा में डिफरेंस है, अपनापन जो लगता है वो अपनापन के लिए एक कारण होता है भाषा भी। ये अपनापन लगता ही नहीं है। हम साउथ वाले को बोला जाता है कि अरे नॉर्थ वाले सब हिंदी हिंदी बोलते हैं, ऐसा तो है ही नहीं। वहां के लोग तो जानते हैं वहां प्रमुख 4 भाषाएं हैं। तो ये सब होने के बावजूद हम एक ही डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट लेते हैं, एक योजना बनती है दिल्ली में या पटना में बैठ के, और पूरे स्टेट के ऊपर, पूरे कंट्री के ऊपर उसी को लागू करने का सोचते हैं। हम भूल जाते हैं कि वो इतने वेराइटीज ऑफ रिसोर्सेस आर देयर, इतने डिफरेंसेस हैं, लोगों का थिंकिंग अलग है, उनका रहन सहन सब कुछ अलग है, ये सब भूल जाते हैं। इन ये सब लिए बिना जब इकोनॉमिक प्लानिंग बनती है, इट ओनली हेल्प्स वेरी फ्यू पीपल ऑफ द सोसाइटी, बहुत कम लोगों को ये सहायता देती है। तो एक जब हम बोलते हैं सोशियो इकोनॉमिक जोन को आइडेंटिफाई कर लिए, वो कैसे करेंगे अगले हफ्ते बताएंगे वो, मगर वो समझिए कि कर लिए। क्या एक एक स्टेट बनेगा क्या? वो जानते हैं आप प्राउड का थिंकिंग क्या है? प्राउड विल नॉट एक्सेप्ट स्मॉल स्टेट्स एंड बिग एनिमल्स। प्राउड प्रणीता कहते हैं दिस इज नॉट द एरा ऑफ बिग एनिमल्स एंड स्मॉल स्टेट्स। स्टेट्स तो बड़ा होने दीजिए, समाज का मतलब ये नहीं कि वो हम स्टेट को टुकड़े टुकड़े कर देंगे। ये सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट जोन जो है प्लानिंग पर्पस के लिए, यहाँ के लिए अलग प्लान करो। जैसा बिहार में जहां भोजपुरी एरिया है वहां अलग प्लान करो, अवध एरिया में अलग से करो, और अंगिका एरिया, अंगिका जो भाषा चलती है वहां अलग से प्लान करो। और उसके बाद जो दूसरे देखते हैं हम कि वो मगध एरिया का अलग से प्लान करो। इसका मतलब ये नहीं कि वो दूसरों का प्लान करो ही मत, नो, अलग तरीके से प्लान करो। वहां का रिसोर्सेस जो है उन्हीं के आधार पर आप प्लान करो। तो एक ही स्टेट में कितने समाज आ रह सकते हैं? एक से ज्यादा, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 भी हो सकता है। अगर छोटा छोटा उत्तर प्रदेश में वगैरह, बहुत इतने छोटे छोटे जगह में एक सेल्फ सफिशिएंट सोशियो इकोनॉमिक जोन को हम क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि वो तो नेग्लेक्टेड है। वहां का रिसोर्सेस का, नेचुरल रिसोर्सेस, ह्यूमन रिसोर्सेस, सब कुछ नेग्लेक्टेड है वहां। तो उन्हीं के आधार पर जब हम प्लानिंग शुरू करते हैं, तो छोटे जगह एक है वहां ब्रज समाज, हार्डली 1 और 2 और 3 डिस्ट्रिक्ट्स, बस उसी से सेल्फ सफिशिएंट सोशियो इकोनॉमिक जोन बन सकती है। अगर समझिए एक समाज, या जो हम सोशियो इकोनॉमिक जोन बोलते हैं, एक स्टेट से ज्यादा रहे तो, एक एग्जांपल है कोंकण समाज। कोंकण समाज शुरू होती है महाराष्ट्र में, दैट इज द कोस्टल बेल्ट, वेस्ट कोस्ट बेल्ट। गोवा एक अलग स्टेट आ गया, महाराष्ट्र, गोवा आ गया। उसके आगे भी कर्नाटका का कोस्टल एरिया, आधा कर्नाटका का कोस्टल एरिया कोंकण समाज में आता है। ये तीनों स्टेट में बंटा हुआ है एक ही समाज। When it is dispersed in 3 states, तो प्लानिंग कैसे होगा? तीनों स्टेट को मिलके करना पड़ेगा, क्योंकि स्टेट्स का मतलब ये नहीं कि एक दूसरे से लड़ाई चालू रखे और अपने आप से हमेशा एक दूसरे का टांग खींचते रहे। अब देखिए, एक हफ्ते पहले हरियाणा और पंजाब, जो पहले एक ही स्टेट था, डिवाइड हो गया। अभी पंजाब के चीफ मिनिस्टर ने एक स्टेटमेंट दिए एक हफ्ते पहले, अगर यहाँ का पानी वहां देना, हरियाणा को देना हो, तो पंजाब विल स्टार्ट बर्निंग।
आग लग जाएगी पंजाब में। यानी हम क्यों ऐसा एकदम नैरो माइंडेड होके सोचते हैं? इसलिए सोचते हैं कि वो हमको लगता है कि अपना जो संसाधन है उसको कोई और लेके चले जाएगा और हमें मिलेगा नहीं, ये हमारे लोग गरीब हो जाएंगे, ऐसा सोचते हैं लोग। तो इसके लिए अलग तरीके से प्लानिंग करना है। वो है ये डिस्पैरिटी को निकालने के लिए, एक जो दूसरे स्तर पर अपना डिफरेंसेस है उसको सब निकालने के लिए सोशियो इकोनॉमिक जोन इज द ओनली वे। तो प्राउड क्या कहता है इसमें? समाज को, यानी सोशियो इकोनॉमिक जोन, ये समाज से छोटा हो जाता है, शब्द बोलने में बहुत आसान भी है और इसका एसेंस भी समाजी है। तो ये सारे विश्व में होना चाहिए, पूरे दुनिया में, ऑल ओवर द वर्ल्ड। ऐसा जगह नहीं कि वो सिर्फ इंडिया में करो और नेपाल में मत करो या बांग्लादेश में मत करो, ऐसा नहीं है। दिस इज फॉर द एंटायर वर्ल्ड, प्राउड एडवोकेट्स। तो यहां क्या है, ये लोग साथ में काम करेंगे। ऐसा नहीं कि वो एक का मुंह दक्षिण को होगा, दूसरा उत्तर की तरफ, एंड एक दूसरे को देखते नहीं, ऐसा नहीं है। जैसा एक एग्जांपल दूं तो फैमिली समझिए, 4-5 भैया हैं, वो भाई अपना अपना हिस्सा लेके अलग हो गए। अगर एक दूसरे का टांग खींचता है, एक दूसरे को दबाना चाहता है, तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है, इसको तो हम मानेंगे नहीं। मगर जब हर भाई, जब दूसरा भाई कुछ तकलीफ फेस कर रहा है या कुछ प्रॉब्लम में फंस गया है, उसके सहाय के लिए भागता है, हाथ देके उसको ऊपर उठाता है, तब सब भाइयों की अपने अपने घर में अच्छे तरह से रहेंगे वो, और पूरा मिलके सबका आर्थिक विकास होते रहेगा। इसी को तो हम बड़ा बना के एक विलेज के लिए बोल सकते हैं, एक ब्लॉक के लिए बोल सकते हैं, एक डिस्ट्रिक्ट के लिए बोल सकते हैं, एक समाज के लिए भी बोल सकते हैं। ये समाज ऐसा नहीं कि ये परमानेंट सॉल्यूशन है, यानी आई एम सॉरी, लेट मी करेक्ट इट, ये तो परमानेंट सॉल्यूशन है मगर परमानेंट डिमार्केशन नहीं है। ऐसा नहीं कि समाज का बाउंड्री जो आज हमने फिक्स किया है सोशियो इकोनॉमिक जोन का, ये हमेशा हमेशा के लिए फॉर एटर्निटी इट विल नॉट स्टे देयर। ऐसा होगा कि एक दिन जब अगल बगल के जो दो समाज हैं या सोशियो इकोनॉमिक जोन्स है, इनमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट पैरिटी आ गया, ये इक्वल बन गए, तो वो एक दूसरे में मर्ज हो जाएगा, वो बड़े हो जाएंगे, यानी इनका बाउंड्री विस्तृत होता जाएगा। मगर जो कंसेप्ट है एक सोशियो इकोनॉमिक जोन का डेवलपमेंटल प्लानिंग बनाना, ये तो परमानेंट फीचर रहेगा। हो सकता है एक दिन सारे साउथ इंडिया एक ही समाज बन जाए, सारे इंडिया पूरा मिला के अगल बगल के जो अपने दोस्त लोग हैं, पाकिस्तान को, बांग्लादेश को या नेपाल को, सबको मिला के एक बहुत बड़ा समाज बन जाएगा, साउथ ईस्ट एशियन समाज। क्या नाम से आप इसको पुकारते हैं उससे कोई मतलब नहीं। जब अपना जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑन पार हो जाएगा तो हम बिल्कुल इसको एक ही समाज कंसिडर करेंगे, मगर अभी नहीं। अगला स्लाइड प्लीज, दो अगला स्लाइड। तो इससे क्या होता है ये समाज से? द इंटरेस्ट ऑफ ऑल लोकल पीपल विल बी गारंटीड एंड गेन प्रॉपर रिकॉग्निशन। लोकल, मैंने कहा ना, एक एक जगह में एक एक तरह लोग सोचते हैं, उनके सोचने की तरीका, रहने की तरीका, पहनने की तरीका, सब कुछ अलग रहता है और उनका सेंटिमेंट भी अलग रहता है। अगला वाला, ये पिछले वाला, ये उनका जब ये पूरा अलग से है तो ये सब लेके डेवलपमेंट प्लानिंग विल बी डन इन ए प्रॉपर वे। तो मैंने कहा कि ये दिस विल मर्ज व्हेन दे बिकम स्ट्रॉन्ग एंड प्रॉस्परस, दोनों ऑन पार हैं तो मर्ज हो सकते हैं वो।
हो सकता है आज जो टूट गया है आंध्र प्रदेश, बहुत जल्दी डेवलपमेंट होने के बाद लगेगा 10 साल 15 साल, ये प्रॉपर वे ऑफ प्लानिंग, जब प्रोटिस्टिक प्लानिंग शुरू हो जाएगा 10-15 साल में वो सब एकत्र होने का समय आ जाएगा। वो कभी नहीं फील करेंगे कि वो अरे हमको ऐसा कॉर्नर कर दिए हैं। अगर नहीं करते हैं, ऐसा नया प्लानिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस नहीं करते हैं, तो आंध्र प्रदेश फिर से टूटने वाला है, क्योंकि वहां जिसको रायलसीमा बोलते हैं, जो कर्नाटका का बॉर्डर एरिया है, वहां अभी भी बहुत गरीबी है। तो आंध्र प्रदेश आगे, नॉर्थर्न साइड ऑफ आंध्रा एंड सदर्न साइड, इसको इकोनॉमिकली दे आर टोटली डिफरेंट, उनका रिसोर्सेस भी अलग है। तो ये सब लेके अगर पूरे दुनिया में होना चाहिए तो क्या होगा? दैट विल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ वन total world government. We will be going towards world government. ये socio-economic units जो है, ये not only socio-economic development को करेंगे, this is inevitable. यानी इसके बिना आप डेवलपमेंट नहीं कर पाएंगे। आप जितना भी करो, एक एरिया का, 2 एरिया का हो सकता है, कहीं जैसा कर्नाटका का एग्जांपल दूंगा मैं, यहाँ डेवलप हुआ है बेंगलुरु, बस इतने छोटे छोटे काम के लिए लोगों को भागना पड़ता है बेंगलुरु, 500, 600, 700 किलोमीटर एक गांव से उसको जाना पड़ता है बेंगलुरु, छोटे मोटे नौकरी करने के लिए, रोजगार को ढूंढते ढूंढते। तो एक स्टेट में एक जगह डेवलप हुआ, दूसरा या तीसरा सिटी, दो लोग बोलते हैं 2 सेकेंड टायर 3rd टायर सिटी, इसी को तो डेवलप कर लिया आपने, मगर सारे स्टेट डेवलप नहीं हो पा रहा है। तो इसके लिए क्या है? दिस इज इनएविटेबल। प्रोटिस्टिक प्लानिंग इज इनएविटेबल। इसको बिना आप कुछ नहीं कर पाएंगे, जो करेंगे वो दिखावट का कुछ होगा। तो ईच सोशियो इकोनॉमिक यूनिट या समाज जो बोलते हैं, इसका स्पेशलिटी क्या है? दे विल प्रिपेयर देयर ओन प्लान। उनका डेवलपमेंट प्रोग्राम जो होगा वो खुद एक प्लान तैयार करेंगे, और उसका उद्देश्य क्या होगा? ये प्लानिंग का उद्देश्य होगा टू मेक दैट सेल्फ सफिशिएंट एंड प्रॉस्परस। एक यूनिट जो हमने लिया हो सकता है बहुत छोटा भी हो, जैसा एक एग्जांपल, एक जगह है तुलु समाज, हार्डली 3 डिस्ट्रिक्ट, छोटा 3 डिस्ट्रिक्ट का है, and it has capacity to become, वो कर्नाटका का एक just one part of Karnataka, that is just 3 districts, और वहां का पोटेंशियलिटी इतना है, they can become economically self-sufficient and prosperous। ये हो सकता है। ब्रज समाज मैंने जो एग्जांपल दिया, या उत्तराखंड में एक जो बगल में जो है, ये सब हो सकता है प्रॉपर वे ऑफ प्लानिंग करने से। तो इसी को लेके वहां जो पॉपुलर सेंटिमेंट होगा, अभी जो बताया जा रहा था ना, समाज मूवमेंट हो, ये मूवमेंट करने के लिए सिर्फ मूवमेंट का मतलब ये नहीं कि हम एक झंडा पकड़ के उधर इधर घूमते रहेंगे। आज तक तो बहुत लोग किए हैं, कम्युनिस्ट लोगों ने किया, बहुत पॉलिटिकल पार्टी जब पावर में नहीं रहते हैं, जब पावर में रहते हैं तो उनका थिंकिंग ही अलग रहता है, जब बाहर आ जाते हैं तो उनका थिंकिंग अलग रहता है। तो इसीलिए इनका जो ये मूवमेंट की तरफ ऐसा चला, इससे तो कुछ डेवलपमेंट होने वाला नहीं है। तो अलग तरीके से मूवमेंट को लेना है, अलग तरीके से मूवमेंट को शुरू करना है और बढ़ाना भी है। इसका उद्देश्य क्या होगा? जैसा देखिए विजय कुमार जी ने जो पहले बताया, शोषण कौन सा स्तर में होता है, फिजिकल, साइकिक और आध्यात्मिक स्तर में भी। तो ये सब शोषण को खत्म करने का एक ही तरीका है, एक तरफ
साइकोलॉजिकली वी शुड थिंक इन ए न्यू ह्यूमैनिस्टिक वे, यानी सब कोई अपना ही है, हर कोई मेरा बंधु है, ये तो अपना थिंकिंग हो गया। प्रैक्टिकली जब आते हैं तो अपना अपना एरिया को डेवलप करने के बारे में सोचे अभी। तो इसके लिए मूवमेंट्स को तो करना पड़ेगा, देखते हैं क्या मूवमेंट्स करना पड़ेगा, अगले हफ्ते हम सोचेंगे इसके बारे में। तो इसका आइडियोलॉजिकल बेस क्या है? अरे इतने सब प्राउड बड़े 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 बातें बोलते हैं, तो इसका कुछ आइडियोलॉजिकल बेस तो होना चाहिए। इसको बोलते हैं हम आइडियोलॉजिकल बेस, यूनिवर्सल इन स्पिरिट एंड रीजनल इन अप्रोच। आजकल आपने सुना होगा और एक वर्ड, थिंक ग्लोबली एक्ट लोकली। ये जो थिंक ग्लोबली एक्ट लोकली है, उसका रियल फॉर्मेट है यूनिवर्सल इन स्पिरिट, यानी सारे दुनिया के सब लोग, नॉट ओनली लोग, सिर्फ आदमी नहीं, यहाँ के जितने भी कीड़े मकोड़े, यहाँ के प्लांट जो भी है, हम सब बंधे हुए हैं, हम एक ही परमात्मा से आए हुए हैं। ये सोच के साथ, इसका मतलब ये नहीं मैं अपना गांव से बहुत प्यार है, मुझे बहुत लगान है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपने घर में खाने पीने का कुछ चीज नहीं रहेगा और मैं हमेशा बोलते रहूंगा मेरे गांव अच्छा हो जाए, अच्छा हो जाए। ये नहीं हो पाएगा। तो रीजनल इन एप्लीकेशन, यानी एक एक रीजन जिसको हम कहते हैं समाज या सोशियो इकोनॉमिक यूनिट, उसको डेवलप करने के बारे में सोचना है। यहाँ जो पॉजिटिव सेंटिमेंट्स है, लोगों का पॉजिटिव सेंटिमेंट को लेना है ताकि वो लोग जुड़ सके। ये नहीं कि वो लोगों को हम फिर बंटवारा करें। अभी तो इतना टूट चुका है मानव समाज, रिलीजन के नाम से, मत के नाम से, कास्ट के नाम से, और उसके बाद अपने गांव की जो फिजिकल सब कुछ, ये जो सिस्टम हम बता रहे हैं, ये सिस्टम जो है जियो पेट्रियोटिज्म के बारे में नहीं बात करेगी। ये जियो पेट्रियोटिज्म क्या होता है? हमारा इंडिया, हम इंडियन सब साथी हैं। अरे भाई एक अमीर बन गया, सब इंडियंस खुश हो गया, अरे हमारा एक इंडियन बन गया, बाकी सब उनके बारे में नहीं सोचते। ये इंडिया के बारे में जब हम सोचते हैं, इंडिया आजकल बहुत हम सोचते हैं देश, राष्ट्रवाद, नेशनल इंटीग्रेशन वगैरह वगैरह। इसमें क्या किया जाता है? बाउंड्री को लेके, दिस इज द बाउंड्री ऑफ इंडिया, इंडिया का बाउंड्री बना दिए। हम कभी नहीं सोचते उसके अंदर जितने लोग जी रहे हैं उनके बारे में अपने मन में जगह नहीं है। हमने अपने मन में जगह जब बना दिया सिर्फ बाउंड्री लेके, फिजिकल बाउंड्री, ज्योग्राफिकल बाउंड्री। ये ज्योग्राफिकल बाउंड्री को लेके जब राष्ट्रवाद को सिखाया जाता है, इसको बोलते हैं जियो पेट्रियोटिज्म। हम ऐसे जियो पेट्रियोटिज्म से ज्यादा अपना ये नहीं रखते हैं। हमारा है वहां जितने भी लोग रहते हैं उनके लिए एक अच्छा सा जिंदगी मिले, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग शुड बी इंक्रीज। तो जहां ये यूनिवर्सल इन स्पिरिट, अपना स्पिरिट तो सारे दुनिया को अपने मन के अंदर हम समेट लेंगे, अपने हृदय में वो सबके लिए जगह रहेगा। मगर जो हम प्रैक्टिकली जो करते हैं, इसको हम क्या करते हैं कि वो रीजनल अप्रोच, एक एक रीजन को लेके हम शुरू करते हैं उसी को। तो इसको एक दिन में आ जाएगा क्या? एक दिन में, 10 दिन में, 1 साल में, 2 साल में? जैसा पॉलिटिकल पार्टी बोलते हैं अरे हमें जिता दो भाई, बस एक चुटकी में हम पूरा बदल देंगे, ये तो हो ही नहीं पाएगा। इट विल टेक टाइम। सबसे पहले शुरू होना है अपना थिंकिंग के साथ, और यही आइडिया को इंटेलेक्चुअल्स में स्प्रेड करना है। कैसे करेंगे, क्या क्या इश्यूज को लेंगे हम, अगले हफ्ते बात करेंगे हम। तब तक के लिए, आज के लिए इतना बस।